गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप लोगों को पुष्प की संरचना बता रहा हूँ और पुष्पों में कैसे जनन होता है उसके बारे में बता रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा अच्छे से, एक ही वीडियो में पूरा पुष्प के बारे में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा A to Z, ठीक है। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कहाँ नहीं समझ में आया, ठीक है। पुष्प की संरचना, ये पुष्प की संरचना आपको फिगर बना दिया गया है। सबसे पहले पुष्प में ये जानेंगे कि कौन कौन से भाग होते हैं, पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं, उनका काम क्या है उसको समझेंगे। तो मैं एक आपके लिए एक फूल लेकर आया हूँ, इस फूल के द्वारा आपको समझाऊंगा, ठीक है। ये है अड़हुल का फूल, इसको क्या बोलते हैं, अड़हुल का फूल। इसमें लिखा गया है, इसको गुड़हल का भी फूल बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, गुड़हल का फूल या अड़हुल, गाँव में अड़हुल भी बोला जाता है इसको, फूल को। तो ये पुष्प है, इस पुष्प में नर और मादा दोनों होते हैं। क्या होते हैं, नर और मादा दोनों जननांग होते हैं इसमें, नर और मादा। इसमें जानेंगे कि नर और मादा कौन सा है। तो जो नर है, ये येलो कलर का जो भाग है, ये येलो कलर का जो है ये नर है। और मादा में क्या होता है, जो रेड कलर का जो भाग है वो मादा है। तो नर वाले भाग को क्या बोलते हैं, पुंकेसर, और मादा वाले पूरे भाग को बोलते हैं स्त्रीकेसर। जो रेड कलर का जो भाग है ये क्या है, मादा, मादा जननांग। ये पूरे मादा वाले अंग को बोला जाता है क्या, स्त्रीकेसर। और ये पूरा येलो कलर वाले भाग को बोलते हैं पुंकेसर। क्या बोलते हैं, पुंकेसर। ये जो है इसको बोला जाता है पंखुड़ी, इसको बोला जाता है पंखुड़ी इसको। और ये जो पीछे से इसको पंखुड़ी को सपोर्ट करके रखा हुआ है तो इसको बोलते हैं बाह्यदल। क्या बोलते हैं, बाह्यदल। जो पंखुड़ी के सपोर्ट में रखता है, गिरने नहीं देता है, तो जो ग्रीन कलर का भाग है इसको बोला जाता है बाह्यदल, ठीक है। और ये पूरा फूल जिस चीज पर टिका हुआ रहता है वो नीचे वाले भाग को बोलते हैं पुष्पासन। क्या बोलते हैं, ये जो भाग नीचे पूरा पुष्प जिस पे टिका हुआ है तो ये नीचे वाला जो भाग होता है इसको पुष्पासन बोलते हैं, ठीक है। तो फिर से एक बार देखिए, नीचे जिस पूरा फूल टिका हुआ भाग है उसको बोलते हैं पुष्पासन। और जो ये पंखुड़ी है, ये ग्रीन रंग बिरंग के पंखुड़ी है, इनको सपोर्ट कौन करता है, तो बाह्यदल। ये पीछे से ऐसे निकला हुआ है ये बाह्यदल, ये इनको सपोर्ट करता है, गिरने नहीं देता है। ये आपका पुरुष वाला नर जननांग जो होता है वो क्या, उसको बोलते हैं पुंकेसर, येलो कलर है। स्त्री केसर जो रेड कलर का भाग है वो स्त्री केसर है, ठीक है। तो अब जानते हैं कि पुष्प के 4 भाग होते हैं, ये चारों भागों का काम क्या होता है तो इसके बारे में जानते हैं। पुष्प के 4 भाग, मुख्य रूप से 4 भाग हैं। पहला होता है बाह्यदल, बाह्यदल, दूसरा होगा पंखुड़ी, और एक होगा स्त्री केसर। जो लेडीज मादा जननांग होंगे उसको स्त्री केसर पूरा बोला जाता है। और ये जो नर जो जननांग है पीला वाला उसको बोला जाता है पुंकेसर। ये 4 भाग होते हैं। इन चारों भाग का काम पहले समझेंगे, क्या करें, क्या क्या काम होता है। तो बाह्यदल का काम है कि पुष्प को जो पंखुड़ी होती हैं उनको क्या करता है, गिरने से बचाता है। क्या करता है, जो बाह्यदल है, बाह्यदल में हेडिंग डालकर लिखेंगे कि जो बाह्यदल होता है वो पुष्प को गिरने से, पंखुड़ी को गिरने से ये इनको बचा कर रखता है, सपोर्ट करता है, ठीक है। इसको सपोर्ट करता है। बाह्यदल में ये भी लिख सकते हैं कि जो अंडाशय है, बीजांड है, उनको क्या करता है, सपोर्ट करता है, अंदर में सेफ्टी रखता है, उसको सपोर्ट करके रखता है, ठीक है। और पंखुड़ियों को गिरने से बचाता है। बाह्यदल में सिर्फ यही लिखना है। पंखुड़ी में लिखना है हेडिंग डालकर, जो पंखुड़ी है इसमें लिखना है कि ये पंखुड़ी में लिखना है कि पंखुड़ी में हेडिंग करके लिखिएगा कि पंखुड़ी क्या करता है, ये आकर्षित करने का काम करता है। क्या कर देता है, आकर्षित। कीट पतंग जो भौरे होते हैं, चाहे मानव होते हैं, मनुष्यों को ये क्या करता है, ये पंखुड़ी रंग बिरंग का होता है, ये आकर्षित करने का काम करता है, ठीक है। तो ये पंखुड़ी में हेडिंग लिखिएगा कि ये रंग बिरंग के होते हैं और ये क्या करते हैं, भौरों, कीटों को और मानव मनुष्यों को अपनी ओर खींचते हैं, आकर्षित करते हैं। रंग बिरंगे रहता है और इसमें सुगंध रहता है, अच्छा है। और कीट पतंग जो होते हैं, भौरा होता है, इसी को खुशबू सूंघ के आते हैं और इन्हीं की वजह से क्या करते हैं, परागण कर देते हैं। क्या कर देते हैं, परागण की क्रिया कर देते हैं। जब इस पर बैठेंगे तो भाई परागण की क्रिया होगा, ठीक है। तो अब ये हो गया, इसमें हो गया। तीसरा हम लोग लिखेंगे ये पुंकेसर। पुंकेसर जो नर वाला जो भाग होता है उसको बोलते हैं पुंकेसर। तो पुंकेसर इस फिगर में आइए, यहाँ पर ये जो भाग बनाया गया, ये वाला भाग, तो ये वाला जो भाग है इस साइड में पूरा नर का भाग बनाया है। तो ये वाला जो भाग है इसको बोला जाता है तंतु। क्या बोला जाता है, तंतु। तो यहाँ लिखा हूँ, यहाँ पर तंतु। ये वाला जो भाग है, डंठल वाला भाग है, ये मान लीजिए मैं निकालता हूँ येलो का भाग, ये येलो में से एक भाग मैं तोड़ देता हूँ। इस येलो का एक हल्का सा तिनका टाइप का जो भाग ऐसे है, ये
तो इसको बोला जाता है तंतु बोला जाता है, इंग्लिश में फिलामेंट बोला जाता है। और जो पीला वाला जो भाग है, पीला वाला भाग है, उस पीले वाले भाग में ऐसी संरचना होता है, उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? परागकोश। क्या बोलते हैं? परागकोश। यहाँ लिखा गया एंथर, इंग्लिश में बोला जाता है एंथर। ये वाला भाग तंतु और ये ऐसी गोल टाइप का संरचना, इसको बोला जाता है परागकोश। क्या बोला जाता है? परागकोश। इसको इंग्लिश में बोला जाता है एंथर। इसी परागकोश के अंदर क्या होता है? पराग कण होता है। क्या होता है? पराग कण होता है। तो ये परागकोश है। परागकोश के अंदर क्या होता है? पराग कण होता है। तो लिखा गया है यहाँ पर पराग कण, अंदर में क्या है? पराग कण लिखा गया है। ऊपर वाला जो संरचना परागकोश और इसके अंदर जो रहता है वो पराग कण होता है। ठीक है, तो ये क्या चीजें हैं? ये जो लंबी जो संरचना डंठल टाइप में ऐसे, इसको फिलामेंट बोलते हैं। तो ये तीनों भाग मिलकर परागकोश, तंतु और परागकण, ठीक है, ये तीनों मिलकर क्या बनाएंगे? पुंकेसर का भाग बनाएंगे। मतलब ये येलो कलर का जो भाग है, ये तीनों मिलकर क्या करते हैं? ये तीनों जो भाग बताए हैं, फिलामेंट बोला हूँ, तंतु, एंथर, परागकोश और क्या बोला गया है? और तुम्हारा परागकण, ये तीनों मिलकर क्या बनाएंगे? नर वाला भाग बनाएंगे। तीनों को जोड़कर हम लोग क्या बोलेंगे? पुंकेसर। क्या बोलेंगे? इन तीनों वाले भाग को जोड़कर क्या बोलेंगे? पुंकेसर। पुंकेसर स्टेमेन बोला जाता है। ठीक है, और इसको जयांग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉरी, पुमंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पुमंग बोलते हैं। नर वाले भाग को, पूरे नर वाले भाग को एक साथ जोड़कर क्या बोलते हैं? पुमंग बोलते हैं। अब आगे देखो, आगे देखिए, तो ये जो भाग है ये नर जननांग है। ठीक है, इनमें परागकण होते हैं। यही परागकण स्त्री केसर में जाता है। ठीक है, तो स्त्री केसर में जाता है तो वर्तिकाग्र में जाकर निषेचन होता है, उसके से होकर निकलता है। तो यहाँ पर ये नर का भाग हो गया। यहाँ पर देखिएगा, ये जो रेड कलर का भाग है, ये रेड कलर का भाग है, तो इसको बोलते हैं क्या हम लोग? स्त्री केसर। स्त्री केसर का भाग क्या क्या मिलकर बना होता है? स्त्री केसर का भाग तो देख लीजिए ध्यान से कि स्त्री केसर के भाग में क्या होता है? ये वाला जो भाग होता है, ऊपर वाला ऐसा चिपचिपा वाला भाग होता है, इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र। ये आगे वाला जो भाग है ऐसे, ये चिपचिपा रहता है। क्या रहता है? ये जो भाग रहता है चिपचिपा रहता है, इसको बोला जाता है वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र। स्टिग्मा, स्टिग्मा बोला जाता है, चिपचिपा होता है। जब परागकण इस पे जाता है उड़कर तो ये चपका लेता है। ठीक है, ये हो गया स्टिग्मा। और ये जो ऐसा गया संरचना, ये वाला भाग ऐसे पतली लंबी संरचना, ये क्या होता है? वर्तिका होता है। क्या होता है? वर्तिकाग्र। ऊपर वाला संरचना, ऊपर वाला संरचना वर्तिकाग्र, और जो ये ऐसी पतली संरचना क्या है उसको बोला जाता है वर्तिका। क्या बोला जाता है? वर्तिका। उसको बोला जाता है, ये वर्तिका है। ठीक है, वर्तिकाग्र, वर्तिका। और ये यहाँ पर होता है क्या? अंडाशय। क्या होता है? अंडाशय। यहाँ लिखा गया है ये वाला जो भाग है ये अंडाशय है। ठीक है, और अंडाशय के अंदर क्या होता है? बीजांड। क्या होता है? अंडाशय के अंदर बीजांड होता है। ये चारों भाग मिलकर देखो, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, ये तीनों भाग मिलकर क्या बनाते हैं? स्त्री केसर का भाग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्त्री केसर का भाग, उसको पिस्टिल बोला जाता है, इंग्लिश में बोला जाता है स्त्री केसर। या पूरे मादा जननांग के भागों को एक साथ क्या बोलेंगे? जयांग। क्या बोलेंगे? जयांग बोला जाता है। तो ये होता है वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, अंडाशय के अंदर बीजांड, यहाँ पर अंडाशय होगा। ठीक है, ये अगर इसको अगर किया जाएगा, देखिए यहाँ मैं तोड़ता हूँ, ये वाला भाग है ऐसे। ठीक है, ये मैं इसको पंखुड़ी को तोड़ रहा हूँ। ये जो होता है यहाँ पर अंडाशय होगा, ये अंडाशय, ये वर्तिका, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। ठीक है, ये तीनों भाग मिलकर क्या बनाएंगे? मादा जननांग। क्या है? मादा जनांग। उसको बोलते हैं स्त्री केसर, पिस्टिल बोला जाता है स्त्री केसर। ठीक है, और टोटल एक साथ जोड़कर इसको जयांग भी बोला जाता है। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं कि इसमें निषेचन की क्रिया कैसे होता है। ठीक है, हमको लिखना क्या था पहले बता दिया कि जो बाएं दल है समझकर इसको लिखिएगा। समझ गए तो अपने से लिखेंगे, रट के पढ़ेंगे तो याद नहीं होगा। बाएं दल का लिखेंगे कि पंखुड़ियों को अंडाशय, अंडाशय पंखुड़ियों को क्या करता है? सपोर्ट करता है, गिरने नहीं देता, उनको सपोर्ट करने का काम करता है। ठीक है, पुष्पासन में लिखिएगा। पुष्पासन अगर हेडिंग में लिखना है तो लिख सकते हैं कि पुष्पासन में पूरे फूल का जो अंग है इस पर टिका होता है। ठीक है, ये बाएं दल पंखुड़ी पे लिखेंगे कि ये पंखुड़ी का काम क्या है? भौरों, कीटों, मनुष्यों को आकर्षित करने का काम करते हैं। ठीक है, ठीक
आगे लिखिएगा इसमें स्त्री पुंकेसर में लिखिएगा कि तंतु, फिलामेंट, परागकोश, परागकण, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? नर जननांग के भाग बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पुंमंग या पुंकेसर। ठीक है। और स्त्री केसर के भाग में लिखिएगा कि जो होता है स्त्री वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, ये तीनों मिलकर स्त्री केसर के भाग बनाते हैं। ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि निषेचन कैसे होता है, निषेचन की क्रिया कैसे होता है, फूलों में निषेचन कैसे होता है, तो ध्यान दीजिएगा। फूलों में निषेचन कैसे होता है? पहले तो ये अड़हुल का फूल है, ये कौन सा है? उभयलिंग पुष्प है। क्या है ये? उभयलिंग पुष्प के दो जननांगों के आधार पर पुष्प दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। पहला होता है उभयलिंग पुष्प और एक लिंगी पुष्प। एक लिंगी पुष्प मतलब कोई कोई फूल ऐसा होता है जिसमें नर ही भाग होगा या मादा होगा। क्या होगा? या तो नर भाग होगा या तो मादा भाग होगा। एक नर होगा या मादा होगा, उसको एक लिंगी पुष्प बोलते हैं। और एक पुष्प ऐसा होता है जिसमें नर और मादा दोनों होते हैं, उस पुष्प को बोलते हैं उभयलिंगी पुष्प। उसको क्या बोलते हैं? उभयलिंग। तो ये अड़हुल या गुड़हल का जो फूल है इसको बोलेंगे उभयलिंगी पुष्प। ये क्या है? उभयलिंगी पुष्प है। तो ऊपर वाला जो ये रेड कलर का जो भाग है, रेड कलर, तो ये नर वाला मादा वाला भाग है, और ये जो पीला कलर वाला भाग है ये नर वाला भाग है। तो जब इसका परागकोश, यहाँ पर लिखा है ये परागकोश है, इस परागकोश के अंदर परागकण होता है। तो वो परागकण उसको भी परिपक्व होने के उसका भी पोजीशन है, कैसे उसमें परिपक्व होता है ये भी आगे बताया जाएगा। तो ये इंटर के बेस में आप लोग को बताया जाएगा। इसमें और भी कुछ चीजें होती है, जो परागकण कैसे बनता है उसका भी सिचुएशन होता है बनने का। ठीक है। तो ये परागकोश है, परागकोश के अंदर परागकण रहता है, ये नर वाला भाग है। इसमें से जब परिपक्व होकर परागकण हवा, कीट, पतंग या भौरों के द्वारा उड़कर इस वर्तिकाग्र में चला जाएगा। जैसे ये नर वाला भाग है, नर वाले भाग परागकोश में परागकण रहता है। परागकोश में परागकण उड़कर हवा के द्वारा या कोई भौरा आया, देखा रंग बिरंग आकर्षित है तो ये आकर्षित करेगा पंखुड़ी। तो कोई भौरा, तितली आया तो आकर यहाँ पर बैठ गया, इस पे येलो कलर पर बैठ गया, बैठा तो इसके पैर में क्या चपक गया? परागकण। क्या चपक गया? परागकण। एक छोटा सा ऐसा कण होता है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे कण होते हैं परागकण। ठीक है। तो ये जो परागकण होंगे, ये वाला परागकण इसमें भौरा बैठा, उसके पैर में चिपक जाएगा। ठीक है। चिपकने के बाद ये भौरा यहाँ बैठकर फिर इस पे बैठ जाए रेड कलर वाले भाग में। किसमें? ये वाला देखिएगा, ये मान लीजिए भौरा आया, इस पे बैठा और इसके पैरों में परागकण चिपक गया, फिर उड़कर फिर इस पे बैठ गया। तो ये निषेचन मतलब इस पे बैठ गया तो इसका परागकण इसमें चिपक जाएगा, क्योंकि वर्तिकाग्र जो होता है वो क्या होता है? चिपचिपा होता है। क्या होता है? चिपचिपा होता है। तो जब इस पे बैठेगा तो चिपका लेगा। जो परागकण इसी वर्तिकाग्र से होते हुए परागनली, इसके अंदर परागनली है, वो परागनली से होते हुए परागकण किस में जाएगा? अंडाशय में जाएगा। अंडाशय में जो अंड कोशिका है उससे निषेचन कर लेगा। ठीक है। तो यहाँ पर निषेचन की क्रिया कैसे होता है कि जब कोई भौरा, कीट, पतंग या हवा के द्वारा उड़कर, या हवा चला यहाँ से परागकण उड़कर इसमें चला गया, इससे निषेचन हो सकता है। या कोई कारक तितली हो गया, भौरे हो गया, उनके द्वारा निषेचन हो सकता है इसमें। तो कारक में बहुत सारे होते हैं, जल के द्वारा भी हो सकता है। ठीक है। तो इसके परागकोश के परागकण वर्तिकाग्र में चला जाएगा, तो वर्तिकाग्र चिपका लेगा और वर्तिकाग्र से होते हुए परागकण इसके अंदर जाएगा। देखिए इसके अंदर परागकण जाएगा। ठीक है। इसके अंदर परागकण जाएगा तो देख लीजिएगा, ये है आपको बनाया गया है क्या चीज? परागकण। ये क्या है? ये क्या है? परागकण। ये क्या है? परागकण। ठीक है। ये जो बनाया गया संरचना परागकण बहुत छोटा होता है, मैं बड़े फिगर में बताया हूँ, ये बड़े फिगर में बताया हूँ, बहुत छोटा होता है। तो इस परागकण में दो कोशिकाएं होती हैं। क्या होती हैं? इस ये फूल बताए ना, तो फूल के परागकण में एगो परागकण में दो कोशिकाएं होती हैं। कौन सा है? काई कोशिका होती है, ऊपर वाला भाग। ऐसी संरचना बनाया गया है, तो जो ऊपर वाली भाग है उसको काई कोशिका बोलते हैं, और जो नीचे वाली भाग है उसको बोला जाता है जनन कोशिका। क्या बोलते हैं? जनन कोशिका। और ये जनन कोशिका कैसे होता है? अगुणित होता है। क्या होता है? अगुणित है, द्विगुणित नहीं होता, अगुणित रहता है। ठीक है। अगुणित होता है, अगुणित संरचना होता है, उसको एन बोला जाता है अगुणित को, और द्विगुणित को 2n बोला जाता है। ठीक है।
तो ये जो परागकण है ये दो कोशिकाएं होती है परागकण में। पहला वाला कायी कोशिका और दूसरा होता है जनन कोशिका। ये जो कायी कोशिका जनन कोशिका इस पराग नली में जब जाएंगी, इस नली में, फूल की नली में जाएंगी, इस नली में, तो नली में जाते ही कायी कोशिका क्या करेगी, कायी कोशिका यहाँ से गई, मान लो ये है नली है, इस नली से कायी कोशिका ऐसे जा रही है, ठीक है, ये रास्ता से। तो ये रास्ता बनाने का काम कौन करेगा, यहाँ से दो, मान लो दो एक परागकण है, उस परागकण में दो कोशिकाएं होती है, ये परागकण है, बहुत सारे परागकण जाएंगे, लेकिन जाएगा नली में क्या, एक ही का कमाल है, निषेचन होने के लिए एक ही परागकण की जरूरत है। बहुत सारे परागकण आएंगे चिपकाने के लिए, एक ही परागकण जाएगा तो निषेचन हो जाएगा। तो एक परागकण ये है, इसमें दो कोशिकाएं होती है, कायी कोशिका, जनन कोशिका। तो जो ऊपर वाला भाग होता है कायी कोशिका, ये क्या करता है, इस नली से दो कोशिकाएं जा रही थी, एक नली बनाने का जो रास्ता है ना, ये नली बनाकर रास्ता जो बनाने का काम है वो कौन करता है, ये वाला कायी कोशिका, ऊपर वाला परागकण का दो हिस्सा है, तो ऊपर वाला कायी कोशिका ये रास्ता बना देता है, कहाँ तक, इस बीजांड द्वार, ये क्या है, जहाँ से रास्ते से घुसते हैं निषेचन होने के लिए, जहाँ से जाते हैं अंड कोशिका से निषेचन होता है, जिस द्वार से घुसता है अंड कोशिका के पास, तो वो बीजांड द्वार बोला जाता है। उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर से घुस रहा है तो उसको बोलते हैं बीजांड द्वार बोलते हैं। तो एक कोशिका है, दो कोशिकाएं अंदर गई, ठीक है, मतलब परागकण क्या, दो कोशिका, दोनों कोशिका अंदर जा रही हैं, तो पहली वाली कोशिका तो मान लो इस पराग नली का निर्माण कर देंगी, क्या कर देंगी, एक कोशिका जो है ये पराग नली ऐसे जो रास्ता बन रहा है, तो एक कोशिका ये रास्ता बीजांड द्वार तक बनाने का काम कर देगा। एक कोशिका है वो आगे जाकर दो कोशिकाओं में बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, एक कोशिका आगे जाकर दो कोशिकाओं में बढ़ जाएगा, और एक कोशिका क्या करेगा, यहाँ पर बढ़ जाने के बाद एक कोशिका किससे निषेचन कर लेगा, ये एक कोशिका, ये अंड कोशिका, देखो ये जो कोशिका है, एक कोशिका ये है कि ये दोनों कोशिका को बोला जाता है सहायक कोशिका। क्या होता है, सहायक, ये निषेचन करने में सहायता करती है। दो कोशिका इधर है, एक कोशिका और ये कोशिका अंड कोशिका ये है, ये दोनों सहायक कोशिका है। तो ये सहायक कोशिका क्या करती है, निषेचन करने में रास्ता बताती है कि इधर से आओ, ये दो कोशिकाएं इधर से आ रही है ना, पराग नली से आ रही है रास्ता से, तो ये दोनों सहायक कोशिका बताती हैं इन दोनों कोशिका के इस रास्ते से बीजांड द्वार इधर से आओ। तो सेक्स कराने में, निषेचन कराने में ये दोनों सहायक कोशिका इसीलिए नाम है कि सहायता करती हैं, ठीक है। तो एक कोशिका क्या हो गया, यहाँ पर दो कोशिकाएं दी थी, एक कोशिका पराग नली का निर्माण कर दी, रास्ता का निर्माण इधर से जाने का, और एक कोशिका आकर यहाँ पर फिर दो कोशिका ये वाला बढ़ जाएगी, यहाँ पर दो कोशिकाओं में विभाजित होता है, नर कोशिका, ये दोनों नर कोशिकाएं होती हैं जो अंदर जाती हैं, दोनों नर युग्मक होते हैं, ठीक है। तो एक कोशिका आकर यहाँ पर दो कोशिका में विभाजित हो जाती है, और एक कोशिका क्या करता है, ये अंड कोशिका होता है। देखो ये दोनों सहायक कोशिका, ये दोनों बनाया गया सहायक कोशिका के अंदर, ये बीच में बिंदी रखे केंद्रक है, क्या है, केंद्रक है, कोशिका ये केंद्रक है, ये अंड कोशिका होता है, इन दोनों सहायक कोशिका के ऊपर होता है, ये अंड कोशिका के अंदर ये केंद्रक बनाया गया, ठीक है। ये जो होता है कोशिका, इसको बोलते हैं ध्रुवी केंद्रक। क्या बोलते हैं, ध्रुवी केंद्रक, मतलब बीच में रहता है, इसके दो केंद्रक होते हैं ध्रुवी केंद्रक के। और ये जो होता है प्रतिमुख कोशिका होती है, ये जो प्रतिमुख कोशिका होती है, इन तीनों कोशिकाओं के एक एक केंद्रक है, अंदर बिंदी रखा गया है तो केंद्रक है। तो यहाँ पर दो कोशिकाएं आई, तो पहला कोशिका किससे निषेचन कर लेगा, अंड कोशिका से, ये वाला अंड कोशिका इससे निषेचन कर लेगा, और दूसरी जो कोशिका है वो जाकर इस ध्रुवी केंद्रक से निषेचन कर लेगा। तो अंड कोशिका से निषेचन करेगा, तो भाई एक कोशिका था अंड कोशिका से निषेचन करेगा तो नर युग्मक है, ये दोनों जो अंदर आते हैं नर युग्मक होते हैं, क्या होते हैं, नर युग्मक। भाई परागकण से नर युग्मक भी होगा ना, मादा युग्मक तो होगा नहीं, तो नर युग्मक आते हैं, तो एक इस अंड कोशिका से निषेचन करेगा तो नर युग्मक अगुणित है ना, अंड कोशिका, नर युग्मक अंड कोशिका दोनों जुड़ गया, प्लस लिखे है, तो युग्मनज बन जाएगा, क्या बनेगा, युग्मनज, जाइगोट बन जाएगा। तो जाइगोट बनेगा तो एक एन है, ये एन मिलकर क्या हो जाएगा, 2n बन जाएगा, द्विगुणित बन जाएगा, है ना। तो द्विगुणित बनेगा, निषेचन हो जाएगा। तो यहाँ पर एक कोशिका आके अंड कोशिका से बन गया तो निषेचन हो गया, निषेचन होने के बाद क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा, क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा, भ्रूण बन के आके उस किसमें निर्माण हो जाएगा, फल में निर्माण, भ्रूण आगे जाकर फल में निर्माण हो जाएगा।
तो यहाँ पर अंड कोशिका है, ये अंड कोशिका है और ये कोशिका, दोनों मिलकर निषेचन हो जाएगा, युग्मनज बनेगा, युग्मनज आगे जाके भ्रूण में कन्वर्ट हो जाएगा, भ्रूण आगे में जाकर फल में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक कोशिका जो है इससे केंद्रक से निषेचन करेगा। तो देखो केंद्रक में दुई केंद्रक है भाई, एक ये कोशिका है बीच वाला, इसको ध्रुवीय केंद्रक बोला जाता है, इसमें दो केंद्रक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक कोशिका जाके इसमें निषेचन करेगा, एक नर युग्मक अगुणित है और द्वितीय केंद्रक है, इसमें क्या है द्वितीय केंद्रक है और ये अगुणित है। तो ये तीनों नर युग्मक और द्वितीय केंद्रक मिलकर क्या बन जाएगा, त्रिगुणित भ्रूण कोश का निर्माण कर देगा। क्या करेगा, जो भ्रूण कोश ये बनता है ना, ऐसा जो भ्रूण कोश बन रहा है, ऐसे ये भ्रूण कोश बन रहा है, ये भ्रूण कोश का निर्माण कैसे बनता है, एक कोश का यही ध्रुवीय केंद्रक से मिलता है तो भ्रूण कोश का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो भ्रूण कोश ये जो बनाने का काम है, तो ये क्या करता है, एक कोश का ध्रुवीय केंद्रक से मिलकर ये भ्रूण कोश बना देता है। ठीक है, और जो है एक कोशिका अंड कोशिका से मिलकर क्या बना देता है, अंड कोशिका से मिलकर वो भ्रूण का निर्माण होता है, वही भ्रूण जाकर आगे फल का निर्माण कर देता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये ध्रुवीय केंद्रक से मिलकर एक कोशिका क्या बनाता है, भ्रूण कोश, यहाँ लिख दिया गया भ्रूण कोश त्रिसंलयन। क्या कहते हैं, बहुत सारे किताबों में पूछ देगा त्रिसंलयन किसे कहते हैं, तो त्रिसंलयन में यही लिखिएगा कि तीन तो मिल जाते हैं, दो केंद्रक इसका है और इस कोशिका के केंद्रक मिल जाएगा तो त्रिसंलयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्रिसंलयन। तो क्वेश्चन में पूछता है कि त्रिसंलयन, इंटर में पूछा जाता है कि त्रिसंलयन किसे कहते हैं, पुष्पों में त्रिसंलयन के बारे में वर्णन कीजिए, त्रिसंलयन निषेचन के बारे में वर्णन कीजिए। तो ये क्या हो जाता है, इसी को बोला जाता है कि फिर से एक बार रिवीजन करके मैं बताता हूँ कि पुष्प का ये नर वाला भाग है, ये मादा वाला भाग है, पुरुष में ये नर वाले भाग में परागकोश होता है, परागकोश के अंदर परागकण होता है, ये हवा कीट पतंग के द्वारा उड़ के वर्तिकाग्र में चला जाएगा, वर्तिकाग्र चपका लेगा, वर्तिकाग्र के बीचों बीच में एक नलिका होती है, ये वर्तिका होता है, ये नलिका जो होता है इसको वर्तिका बोलते हैं। वर्तिका के अंदर एक नली होता है, क्या होता है, नली होता है। देखिए इसको अभी करेंगे तो इसको फाड़ते हैं तो देखिए व्हाइट कलर का निकलेगा नली, ये दिख रहा है व्हाइट कलर का एक नली है इसके अंदर, तो इसके अंदर एक नली है, इसी नली के रास्ते से परागकण जाएगा, परागकण करके अंडाशय से जाकर मिल जाएगा, बीच में यहाँ अंडाशय है, देखिए यहाँ पर अंडाशय है, ये अंडाशय यहाँ पर, ये अंडाशय से जाकर मिलेगा, यहाँ पर ये जो है अंडाशय दिख रहा है, ये वाला अंडाशय है, इस अंडाशय के अंदर फाड़ोगे तो बीजांड निकलेगा, बीज निकलेगा इसके अंदर। ठीक है, तो इसी में अंड कोशिका होता है, तो इसी अंड कोशिका से निषेचन कर, तो परागकण, इस परागकोश के परागकण उड़ के हवा से या कीट पतंगों से जाकर वर्तिकाग्र में चल जाएगा, वर्तिकाग्र से होते हुए पराग नली जो है बना हुआ है, इस पराग नली से परागकण जाएगा, तो एक जो कोशिका होता है ये रास्ता बनाने का, पूरा नली बनाकर रास्ता पूरा अंड कोशिका तक जाने का रास्ता बना देगा, और एक कोशिका आगे जाकर दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाएगा, आगे जाकर यहाँ पर दो कोशिकाओं में विभाजित होगा, तो एक कोशिका अंड कोशिका से निषेचन कर लेगा, अंड कोशिका से निषेचन कर लेगा, अंड कोशिका से निषेचन करके अंडाशय का अंड कोशिका से निषेचन करेगा तो क्या बन जाएगा, भ्रूण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, भ्रूण। और भ्रूण किस में चेंज हो जाएगा, किस में बदल जाएगा, फल में बदल जाएगा, जो भ्रूण है ना वो फल में बदल जाएगा, यहाँ से निषेचन होगा, तो इसी को बोलते हैं दोहरा निषेचन। आपका पेपर में पूछेगा कि दोहरा निषेचन कैसे करते हैं, तो एक निषेचन यहाँ हो गया और दूसरी कोशिका ध्रुवीय केंद्रक से निषेचन कर लेगा, तो एक ही फूल में दो बार निषेचन हो रहा है, एक कोशिका ये अंड कोशिका से निषेचन कर रही है और एक कोशिका ध्रुवीय केंद्रक से निषेचन कर रही है, दो बार निषेचन हो रहा है। तो ये जो ध्रुवीय केंद्रक से निषेचन होगा तो वो बनाएगा, क्या बना, भ्रूण कोश। क्या बनाएगा, भ्रूण कोश जो बनेगा वो ये ध्रुवीय केंद्रक से कोशिका मिलकर त्रिसंलयन करके भ्रूण कोश का निर्माण करेगा, और जो अंड कोशिका है नर युग्मक मिलकर, अंड कोशिका नर युग्मक मिलकर, ठीक है, ये क्या बनाएंगे, भ्रूण का निर्माण करेंगे। भ्रूण फल में बदल जाता है तो नया फल बन जाएगा, नया फल जब फल का निर्माण होगा तो जितनी भी पत्तियां हैं फूल की, पत्तियां पंखुड़ी है, वर्तिकाग्र है, वर्तिका है, बाह्य दल है, सभी झड़कर गिर जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जब निषेचन की क्रिया हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो बाह्य दल है, पंखुड़ी है, वर्तिकाग्र है, वर्तिका सब झड़कर गिर जाएंगी, फिर नया कली निकलेगा, नया क्या है, फल निकल जाएगा भाई, तो सब झड़कर गिर जाएंगे। जब फल होगी तो ये रहेगा थोड़े ना, कली वर्तिका के थोड़े रहेगा, जब फल बन जाएगा तो ये सभी झड़कर गिर जाएंगे। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं कि परागण किसे कहते हैं। पूछ देगा पेपर में
कि परागण, ये तो निषेचन बता दिया, ठीक है, पुष्पों में निषेचन, ठीक है, नर और मादा में निषेचन। अब आपसे पूछ सकता है कि परागण किसे कहते हैं, परागण किसे कहते हैं। तो परागण और परागकण दोनों अलग है। परागकण पुंकेसर के अंदर परागकण होता है, पुंकेसर के अंदर परागकण होता है, ठीक है। अब परागण वो किसे कहते हैं, तो पूछेगा पेपर में, आपसे पूछ सकता है कि परागण किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है। तो परागण बाबू सुन लीजिए ध्यान से कि परागण जब किसी हवा, वायु, कीट से एक स्थान से, मतलब परागण क्या हो गया, जब कोई मान लो यहाँ पर हवा, कीट, पतंग से एक स्थान से उड़कर परागकण वर्तिकाग्र में चला जाए तो उस जाने की क्रिया को क्या कहते हैं, परागण। क्या कहते हैं, जैसे कि मान लो ये फूल है, तो इसमें तो दोनों है, नर और मादा दोनों है, ये वाला नर है, ये मादा है। तो परागण पूछेगा तो बोलना है कि हवा, कीट, पतंग के द्वारा ये परागण उड़कर वर्तिकाग्र में जाने की जो क्रिया है उसको क्या बोलते हैं, परागण कहते हैं। हवा, कीट, पतंग या किसी और चीजों से, है ना, जल के द्वारा भी, कि हवा, कीट, पतंग या जल के द्वारा जब परागकोश के परागकण वायु, हवा या जल से उड़कर या जैसे भी कीटों के द्वारा इस वर्तिकाग्र में जाने की जो क्रिया उसी क्या कहते हैं, परागण। क्या कहते हैं, परागण, ठीक है। परागण दो प्रकार का होता है, एक होता है स्वपरागण और दूसरा होता है परपरागण। अब बताते हैं कि स्वपरागण क्या है। जैसे ये खुद से, अपने से जब परागण हो जाए, जैसे ये कोई कारक से ना हो, वायु, जल, हवा, कीट, पतंग इससे ना हो, खुद से ये अपने से हो जाए, है ना, ये खुद से स्वपरागण हो जाए, खुद से अपने से हो जाए, जिसमें कोई परागण कराया ना जाए किसी से, तो ये अपने से जब हो जाए, खुद से परागण हो जाए, तो उसको बोलते हैं स्वपरागण। क्या बोलते हैं, जब परागकोश के परागकण वर्तिकाग्र से खुद से हो जाए, अपने से हो जाए, तो उसको बोलते हैं स्वपरागण। और जब ये परागकोश के परागकण, परागकोश इसको बोला जाता है एंथर, इस परागकोश के परागकण जब किसी हवा, वायु, जल या कीट पतंगों के से एक स्थान से दूसरे स्थान से, मतलब वर्तिकाग्र तक चला जाए, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, परपरागण। क्या कहते हैं, परपरागण, क्रॉस पॉलिनेशन बोला जाता है, ठीक है। तो स्वपरागण में सेल्फ पॉलिनेशन, इसमें किसी का जरूरत नहीं है, किसी कारक का जरूरत नहीं है, खुद से हो जाएगा। अब परपरागण में क्या होगा, ये जाने के लिए, इसको होने के लिए, कराने के लिए माध्यम चाहिए। क्या चाहिए, स्वपरागण में खुद से हो जाएगा, और परपरागण में परागण कराने के लिए कोई माध्यम की जरूरत होगा, या हवा, कीट, पतंग या किसी के वजह से होगा। तो परपरागण मतलब, जैसे मान लो परपरागण किसमें होता है, स्वपरागण तो इसमें हो गया उभयलिंगी पुष्पों में, एक लिंगी पुष्पों में कौन सी क्रिया होगा, परपरागण ही होगा ना। एक लिंगी पुष्पों में परपरागण ही होगा। मान लो एक फूल यहाँ है और एक फूल यहाँ है, तब भाई उभयलिंग दोनों तो नर मादा है नहीं, तो एक लिंगी पुष्प ये है, एक लिंगी ये पुष्प है भाई, तो इसका इसमें निषेचन होने के लिए कीट पतंग चाहिए या हवा चाहिए, तभी ना उड़कर इसमें आएगा। कि वही कीट इस पर बैठकर फिर इसमें गया तो निषेचन होगा। दो अलग अलग पुष्प है, एक लिंगी है, ये मादा है, ये नर है, नर मादा है, और भाई इसमें निषेचन कैसे होगा, ये तो किसी के माध्यम की जरूरत पड़ेगा। कोई कीट आया, इस पे बैठ के फिर इस पे गया तो परागण हो जाएगा, या हवा से उड़कर इसका परागकोश, ये नर भाग है, परागकोश के परागकण उड़ के इस वर्तिकाग्र में चला जाएगा, तब हो जाएगा। तो इस जब एक लिंगी पुष्प होता है उसमें क्या होता है, परपरागण होता है। क्या होता है, परपरागण होता है। एक इस्तेमाल, इससे हवा, वायु माध्यम, कोई भी ना कोई माध्यम चाहिए, हवा हो, जल हो, कीट पतंग हो, उस कोई ना कोई माध्यम से इसमें परागण होगा। एक लिंगी, उभयलिंगी पुष्प में खुद से भी हो सकता है, हवा, जल, कीटों से भी हो जाएगा, खुद से भी। ये जैसे झुक गया, देखो यही है, ये क्या है, ये स्त्री केसर है, स्त्री केसर ऐसे बढ़ा, झुक गया किसी कारण से, ऐसे झुक गया, तो इसके पास में सट जाएगा तो खुद से नहीं हो जाएगा। अरे भाई ये स्त्री केसर है, झुक गया, कोई हवा से झुक गया, तो यहाँ परागकोश है, परागकोश के परागकण इसमें चपक जाएगा ऑटोमेटिक, तो ये हो जाएगा स्वपरागण। अब परपरागण में क्या होगा कि कोई माध्यम चाहिए, हवा, जल, कीट पतंग के द्वारा परपरागण होगा, ठीक है। तो परपरागण ज्यादातर एक लिंगी पुष्पों में होता है, इसमें भी होता है उभयलिंगी पुष्पों में, जिसमें ये नर है, ये मादा है,
अब भाई इसमें स्वपरागण कैसे होगा, खुद से हो पाएगा क्या? माध्यम चाहिए, हवा से उड़ कर जाएगा या कीट पतंग इस पे बैठ के तब इस पे कर सकते हैं, चाहे तितलियों से होगा, ठीक है। तो परागण क्या होता है, पहले क्वेश्चन पूछेगा कि परागण किसे कहते हैं, तो परागण बोला जाएगा कि हवा, जल या कीट पतंगों के द्वारा, कीट पतंगों द्वारा परागकोश के परागकण उड़कर हवा, जल या कीट पतंगों द्वारा वर्तिकाग्र में जाने की जो क्रिया है उसको बोलते हैं परागण। क्या बोलते हैं? परागण। क्या बोलते हैं? परागण। परागण दो प्रकार का, स्वपरागण, परपरागण। स्वपरागण को बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, अब परपरागण को बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। अब आगे आते हैं, ठीक, जननांगों के आधार पर पुष्प दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है एक लिंगी पुष्प। तो एक लिंगी पुष्प कौन सा होता है, जिसमें सिर्फ नर होगा या मादा होगा, या तो नर ही होगा या तो मादा होगा। नर है तो नर ही होगा, मादा होगा तो मादा होगा। तो एक लिंगी पुष्प कौन कौन सा होता है? पपीता होता है। क्या होता है? पपीता का जो फूल होता है वो एक लिंगी पुष्प होता है। तो देखिएगा पपीता में कैसे निषेचन होता है पपीता के फूल में। तो एक भाई पपीता अक्सर देखिएगा एक कोई नहीं लगाता है, ज़्यादातर एक जगह जहाँ पपीता होगा वहाँ कई पपीता होते हैं, 4-5 पपीता होता है। अगर मान लो इत्तेफाक से एक पपीता है भी, तो कोई अगर चिड़िया या कोई चिड़िया हो या भौरा हो या तितली हो, उस पर अगर कहीं दूर पर क्या है, नर वाला फूल है, क्या है, नर वाला और मादा वाला फूल है, तो कोई कीट के द्वारा वहां से उड़कर बैठेगा, फिर उसका परागकण चपक जाएगा उसके पैर में, तो आकर इस पे बैठेगा तो इसमें निषेचन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोई माध्यम से कीट पतंग या भौरों के द्वारा निषेचन होगा एक लिंगी पुष्प में, ठीक है। मान लो ये मादा है, नर कहीं दूसरा जगह है, नर वाला भाग, तो उसका निषेचन होने के लिए कीट पतंगों का जरूरत पड़ेगा, या और थोड़ा दूर पर होगा तो हवा से भी उड़कर हो सकता है, ठीक है। तो ये चीजें होता है कि पपीता क्या होता है, एक लिंगी पुष्प होता है। पपीता में या तो नर होगा या तो मादा होगा, तो उसको निषेचन होने के लिए क्या होगा, किसी कारक का जरूरत पड़ेगा। क्या बनेगा? किसी कारक या माध्यम का। तो पपीता, तरबूज क्या है, एक लिंगी पुष्प है। उभय लिंगी पुष्प क्या है, जो अभी समझे हो, ये गुड़हल का फूल है, सरसों का जो भी फूल होता है, सरसों का फूल, वो भी क्या होता है, उभय लिंगी पुष्प होता है। उभय लिंगी पुष्प मतलब उस पुष्प में नर भी होगा, मादा भी होगा, पास में नर और मादा दोनों होंगे। क्या होंगे? नर और मादा दोनों होंगे। तो ये होता है आपका उभय लिंगी पुष्प। तो उभय लिंगी पुष्प में क्या होता है, स्वपरागण भी हो जाएगा और उभय लिंगी पुष्प में खुद से हो जाएगा परागण, या माध्यम, किसी माध्यम से भी हो जाएगा। लेकिन एक लिंगी पुष्प में 100% स्वपरागण नहीं होता। कैसे होगा जी? इसमें नर मादा एक पास रहेंगे, खुद से कैसे होगा? तो एक लिंगी पुष्प में किसी माध्यम, वायु, जल, कीट पतंग के वजह से ही परागण होगा। क्या होगा? परागण होगा। तो ये चीजें आपका इसमें है, इससे ज्यादा आपको नहीं पूछेगा। पेपर में आपको पूछेगा तो पूछेगा पुष्प की संरचना बनाइए, पुष्प के अनुदैर्घ्य काट की नामांकित चित्र बनाइए और पुष्प के भागों का वर्णन कीजिए। पेपर में देखिए क्या लिखना है। अब शॉर्टकट ट्रिक में आइए कैसे लिखना है। तो पुष्प की संरचना बनाइएगा, पुष्प का ये जो भी नाम लिखा हो ये नाम लिखिएगा, ठीक है, इसका नाम लिखिएगा। नाम लिखने के बाद पुष्प के 4 भाग होते हैं, मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। फिर से ये होता है बाह्यदल, ये जो सपोर्ट कर रहा है ग्रीन कलर का भाग, ये बाह्यदल। पंखुड़ी, ये होगा पुंकेसर, जो नर वाला भाग पुंकेसर, मादा वाले भाग स्त्रीकेसर। तो यही 4 भाग। तो बाह्यदल का लिखिएगा कि बाह्यदल क्या होता है, पंखुड़ी को बीजा और अंडाशय को क्या करता है, सपोर्ट करके रखता है, ठीक है, पंखुड़ियों को सपोर्ट करके रखता है, गिरने नहीं देता है। पंखुड़ी क्या है, आकर्षित करने का, भौरे कीट पतंग मनुष्यों को आकर्षित करने का काम करता है, ठीक है, आकर्षण का काम करता है, ठीक है, रंग बिरंगे का होता है, आकर्षण का काम करता है। स्त्री केसर में लिख दीजिएगा कि वर्तिका, अगर वर्तिका और अंडाशय ये तीनों भाग मिलकर स्त्री केसर का भाग होते हैं, ये मादा जननांग अंग होते हैं, ठीक है। ये इसमें लिखिएगा पुंकेसर में कि पुंकेसर में परागकोश होता है, परागकोश के अंदर परागकण होता है और एक तंतु होता है। ये तीनों भाग मिलकर पुंकेसर का भाग, नर जननांग के भाग बनाते हैं। फिर निषेचन अगर पूछेगा तो निषेचन में लिख दीजिएगा कि पुंकेसर का परागकोश का परागकण उड़कर किसी हवा वायु माध्यम से उड़कर वर्तिकाग्र में चला जाएगा। तो वर्तिकाग्र से एक नलिका है, उस नलिका से परागकण अंडाशय से जाकर संपर्क कर लेगा। अंडाशय में अंड कोशिका
कोशिका से जाकर संपर्क कर लेगा, मिल जाएगा। तो मिलने के बाद क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा। युग्मनज किस में बदल जाएगा, भ्रूण में। और भ्रूण किस में बदल जाएगा, फल में बदल जाएगा। इस तरीके से फिर निषेचन की क्रिया होने के बाद पंखुड़ी, बाह्यदल, वर्तिकाग्र, जो भी वर्तिकाग्र है सभी झड़कर गिर जाएंगे। ठीक है, ये निषेचन शॉर्टकट में आपको लिखना। अगर ज़्यादा दोहरा निषेचन पूछेगा तो पुष्पों में दोहरा निषेचन पूछेगा तो लिखिएगा कि परागकोश का परागकण, इस परागकोश के एक परागकण है, इसका एक भाग है, उसका एक परागकण। इस परागकण में दो कोशिकाएं होती हैं, कायी कोशिका, जनन कोशिका। कायी कोशिका जब वर्तिकाग्र के नली से जाता है तो कायी कोशिका इस रास्ता को बनाने का काम करता है। निषेचन जैसे जाएगा तो ये निषेचन होने के लिए रास्ता बनाने का काम ये कायी कोशिका कर देता है। और जनन कोशिका आगे जाकर नीचे दो कोशिकाओं में बंट जाता है। यहाँ पर दो कोशिका, एक कोशिका तो रास्ता बना दिया, आज एक कोशिका क्या कर दिया, जो दो कोशिकाओं में यहाँ पर जनन कोशिका है, दो कोशिकाओं में यहाँ बढ़ जाएगा। पहली कोशिका अंड कोशिका से निषेचन करेगा। अंड कोशिका से निषेचन करने के बाद क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा। युग्मनज भ्रूण में बदलेगा, भ्रूण किसमें, फल में बदल जाएगा। और एक कोशिका किसमें, ध्रुवी केंद्रक से निषेचन करेगा। और ध्रुवी केंद्रक से निषेचन करके त्रिसंलयन कर लेगा, तीन कोशिकाओं बनाएगा। ये कोशिका भ्रूण कोश का निर्माण करेगा। भ्रूण कोश क्या होता है, इस भ्रूणे कोश के, ये भ्रूणे कोश के अंदर ना है सब्जी, ये भ्रूण कोश के अंदर ना सब कुछ है। ये भ्रूण कोश बना लेता है। एक कोशिका जाकर त्रिसंलयन मतलब नर युग्मक और द्वितीय केंद्रक से मिलकर ये क्या बना देगा, भ्रूण कोश, क्या भ्रूण कोश का निर्माण कर देगा। ठीक है, इससे ज्यादा आपको नहीं पूछेगा, दोहरा निषेचन पूछेगा भी तो ये कर दीजिएगा। अब मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ आपको समझ में नहीं आया। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।